नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मीना क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रीट मेंस 2023 के लिए मॉडल पेपर नंबर 2। जी हां दोस्तों, यदि आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आज के इस मॉडल पेपर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 150 प्रश्नों पे जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट हुए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और हम इस चैनल पर आपको 15 मॉडल पेपर कराने वाले हैं। तो आज का 2 नंबर का मॉडल पेपर है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बताना है। इसके अंदर ऑप्शन ए दे रखा जयपुर, बी ऑप्शन है भरतपुर, सी ऑप्शन है बूंदी और डी ऑप्शन है बांदीकुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि बावड़ियों का शहर है के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, बूंदी को बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों रणकपुर जो हजार खंभों की शहर, बी ऑप्शन है अपना उदयपुर पूर्व का वेनिस, सी ऑप्शन अपना डींग जल महलों की नगरी और डी ऑप्शन अपना जोधपुर स्वर्ण नगरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी जो दोस्तों सुमेलित नहीं है और जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हैं। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों कि पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि पीला शहर के नाम से पीले पत्थरों का शहर के उपनाम से किस शहर को या नगर को प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों जालोर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन अपने जोधपुर, डी ऑप्शन है भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर जो है पीले पत्थरों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों बांसवाड़ा जो सौदेपों का शहर है क्या, बी ऑप्शन अपना अजमेर जो राजस्थान का हृदय है क्या, सी ऑप्शन है गंगानगर जो राजस्थान का अन्नागार है क्या, और डी ऑप्शन अपना चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का जिब्राल्टर है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर सुमेलित ऑप्शन डी नहीं है करेक्ट आंसर। जो बाकी के हैं बांसवाड़ा जो सौदीपों का शहर कहलाता है, बी ऑप्शन है अजमेर जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, और सी ऑप्शन अपने गंगानगर जो राजस्थान का अन्नागार कहलाता है। तो दोस्तों इसके अंदर असुमेलित पूछा गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों कि यादव वंश का शासन राजस्थान के किस भूभाग पर था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि यादव वंश का शासन राजस्थान के किस भूभाग पर था। ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों करौली, बी ऑप्शन जैसलमेर, सी ऑप्शन हनुमानगढ़ और डी ऑप्शन अपना उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि यादव वंश का शासन राजस्थान के किस भूभाग पर था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी राइट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों कि चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि चौहान वंश ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था। ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों अजमेर, बी ऑप्शन है कोटा बूंदी, सी ऑप्शन है सिरोही जालोर और सिवाना और डी ऑप्शन अपना उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट आंसर क्या है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर दोस्तों देख लेते हैं डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, चौहानों ने अजमेर, कोटा बूंदी और सी ऑप्शन है सिरोही जालोर और सिवाना उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हैं। तो यादव वंश ने चौहान वंशों ने शासन इन सभी जगह शासन किया था। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों कि असत्य युग्म का चयन करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि असत्य कथन में से कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों क्षेत्र का नाम दे रखा है शामिल भूभाग है इधर। तो ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों योधे जो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर का आसपास क्षेत्र कहलाता है क्या। बी ऑप्शन है गोडवाड़ के अंदर पश्चिम सिरोही दक्षिण पूर्वी बाड़मेर और जालोर है क्या। सी ऑप्शन है चंद्रावती
जिसके अंदर सिरोही, आबू एवं आसपास का क्षेत्र कहलाता है क्या। और डी ऑप्शन है सीवी, जिसके अंदर मेदपाट, प्रागवाट और अजमेर एवं चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आता है क्या। तो इसके अंदर असत्य कथन पूछा गया है दोस्तों, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसके अंदर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, असत्य कथन के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे पहले दोस्तों यदि आप रीट मेंस मॉडल पेपर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको मैंने करवा दिया है पिछली क्लास के अंदर मॉडल पेपर नंबर 1। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 15 मॉडल पेपर एग्जाम से पहले करवाए जाएंगे, तो आप चैनल पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों कि राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख इनमें से कौन थे। ऑप्शन ए देख लेते हैं दोस्तों, महाराजा भवानी सिंह। बी ऑप्शन है उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। सी ऑप्शन है उदयपुर महाराणा भीम सिंह। और डी ऑप्शन जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान के पहले एकमात्र राज प्रमुख थे। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। ऑप्शन ए देख लेते हैं दोस्तों, सरदार सिंह। बी ऑप्शन है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सी ऑप्शन है सरदार जोगेंद्र सिंह। और डी ऑप्शन है श्री दरबार सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में बी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे। ऑप्शन ए देख लेते हैं दोस्तों, जय नारायण व्यास। बी ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत। सी ऑप्शन अपने हरिदेव जोशी। और डी ऑप्शन है मोहनलाल सुकाड़िया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, मोहनलाल सुकाड़िया जो है राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकारी बनी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है, जो जून 1977 के अंदर राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों कि राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राज्य की प्रथम महिला मंत्री इनमें से कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती कमला बेनीवाल जो हैं राज्य की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर है श्रीमती कमला बेनीवाल राइट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों कि राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर देख लेते दोस्तों, बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, श्री नरोत्तम लाल जोशी जो है राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर नरोत्तम लाल जोशी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। जी हाँ दोस्तों, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल आपको बताना है। तो इसके अंदर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो करेक्ट आंसर अपना दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट आंसर दोस्तों सुमित्रा सिंह को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि
राज्य के निम्न शहरों एवं स्थानों को उनके प्रसिद्ध नामों से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों आपको बताना है कि ऑप्शन दिए हुए हैं कि नगर, स्थल और उप के सामने उपनाम दिए हुए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी दे रखा है दोस्तों, तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो दे रखा है 1 में 4 और 3 और 2 और 1, यानी कि हल्दी घाटी राजस्थान का थर्मोपोल कहलाता था दोस्तों। तो ऑप्शन ए को डी से मिला दीजिए दोस्तों। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता दोस्तों, और जालौर को ग्रेनाइट शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और जयपुर को रत्न नगरी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों कि कौन सा युग्म असंगत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट आंसर दोस्तों देख लेते हैं, बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन के अंदर करेक्ट आंसर दे रखा है कि धौलपुर जो है श्रीपंथ के अंदर असंगत माना जाता है। जो बाकी के जो क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ भटनेर के दुर्ग के नाम से जो हनुमानगढ़ के अंदर है, बेराट विराटनगर के नाम से जाना जाता है, और जोधपुर को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। इससे पहले दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर 15 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। तो आज के इस मॉडल पेपर नंबर 2 है, तो आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, मई 1999 में करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वाल्मीकि जी ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर देख लेते दोस्तों, डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन जो दो रेखा है कि मरुकांतार के नाम से वाल्मीकि जी ने राजस्थान के भूभाग को नाम मरुकांतार दिया था। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। सुमेलित करना है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। आगे चलिए दोस्तों, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो इसके अंदर ऑप्शन राइट आंसर देख लेते दोस्तों, सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है 2 नंबर 1 को 2 से मिलाना है, और 2 को 1 से, और 3 को 3 से, और 4 को 4 से मिलाना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर इसमें राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया था। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के नाम से इस क्षेत्र को नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 में बी ऑप्शन इन द राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा दोस्तों कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था। तो इसका करेक्ट इन द राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, राजपूताना के नाम से राजस्थान के लिए नाम दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इन द राजपूताना राइट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और अंत में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 से कि निम्नलिखित में से परिसीमन के पश्चात नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से परिसीमन के पश्चात नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर परिसीमन के पश्चात नवगठित लोकसभा के अंदर टोंक, राजसमंद, जयपुर ग्रामीण और उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इन द ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों
कि राजस्थान गठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से गठन में से राजस्थान से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो इसके अंदर करेक्ट इन द राइट आंसर देख लेते दोस्तों। चॉइस में किस नंबर में, सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, तीसरा चरण जो है 25 मार्च 1949 को असम्मिलित माना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों, पहला चरण जो 18 मार्च 1948 को हुआ था, यह सत्य है। और दूसरा चरण जो है 25 मार्च 1948 को हुआ था, ये भी सत्य है दोस्तों। और डी ऑप्शन, चौथा चरण जो 30 मार्च 1949 को हुआ था दोस्तों, ये भी सत्य है। तो अपने को असत्य पूछा गया था, तो इसका करेक्ट इन द आंसर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों कि 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 में करेक्ट इन द राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण पुस्तक में किया गया था। तो करेक्ट इन द राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी। तो इसका करेक्ट इन द राइट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती नगेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख मानी जाती हैं दोस्तों। तो इन द करेक्ट आंसर नगेंद्र बाला। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों कि 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद इनमें से कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती किरण माहेश्वरी करेक्ट आंसर, और सुशीला बगारू जो है, दोनों ही करेक्ट आंसर है, जो 14वीं लोकसभा राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद मानी जाती है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि राजस्थान को आवंटित राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, 10 राज्यसभा सीटें राजस्थान के अंदर मानी जाती है। तो राइट आंसर इन द 10। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों कि लोकसभा के अंदर राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद इनमें से कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उषा मीणा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो उषा मीणा राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद मानी जाती है दोस्तों। तो 29 में करेक्ट आंसर उषा मीणा। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, सुशीला बागारू है जो करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद इनमें से कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती शारदा भार्गव जो है राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद थी। तो करेक्ट इन द राइट आंसर शारदा भार्गव। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य थी। तो इसका करेक्ट आंसर श्रीमती शारदा भार्गव करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर इन द ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन से थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, सिद्धराज डड्डा करेक्ट आंसर है। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 30 मार्च है। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों कि राठ क्षेत्र किस जिले में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि राठ क्षेत्र किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, राठ क्षेत्र अलवर जिले के अंदर माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इन द अलवर। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों कि राजस्थान में भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम की गई थी। तो करेक्ट इन द आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों कि आरटीई 2009 कब लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आरटीई 2009 कब लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देख लेते हैं, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को आरटीई 2000 लागू किया गया था। तो करेक्ट इन द आंसर 1 अप्रैल 2010। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के 2009 का नियम लागू नहीं होता है। जो बाकी के ऑप्शन 3 हैं, ऑप्शन ए है दोस्तों कि निःशुल्क बच्चे के लिए लागू होता है, बी ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू होता है, और डी ऑप्शन अपने बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए लागू होता है। तो इसके अंदर करेक्ट इन द आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो इसका करेक्ट इन द आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन अपना 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो निःशुल्क है वो अनिवार्य मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर इन द 39 में 14 वर्ष तक के बच्चे के सभी बच्चों के लिए करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर इसके अंदर बताना है। तो इसका करेक्ट अनुपात के अंदर 40 का होगा। तो करेक्ट आंसर 40 में बी ऑप्शन। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, 45 घंटा कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में करेक्ट आंसर 45 घंटे। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों कि आरटीई 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आरटीई 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो इसका करेक्ट इन द आंसर देख लेते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, ये सभी शर्तों को आरटीई 2009 में एक अध्यापक को पूरा करना होगा। ऑप्शन ए है दोस्तों कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, यह भी सही है। बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, यह भी सही है दोस्तों। और सी ऑप्शन है दोस्तों कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना करेक्ट आंसर है दोस्तों। 42 में करेक्ट आंसर इन द डी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, पल्स पोलियो कार्यक्रम में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। करेक्ट आंसर 43 में डी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा
संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 30 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आयु के अनुसार अधिक समा जाती है, करेक्ट आंसर है। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद में क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं दोस्तों कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा से नीचे वर्ग में आते हो, उसको कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य माना जाता है। तो करेक्ट इन द आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है? तो 47 में करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, 45 घंटा करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, नियमित विद्यालय करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा का पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। तो करेक्ट इन द आंसर बी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो करेक्ट आंसर इन द डी ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद में क्वेश्चन नंबर 51 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों कि हर वर्ष एक नए साल पर 1 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर वैश्विक परिवार दिवस, जो राइट आंसर अपना ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 की बात 51 के बाद में क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों कि किन्होंने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि किन्होंने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अंजनी कुमार करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं कि किसे कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, पोप बेनेडिक्ट 16वें करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों कि किस कॉर्पोरेशन ने समग्र ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने के उद्देश्य से एक कस्टमर एंगेजमेंट इंडेक्स लॉन्च किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि रिपब्लिक चाइना की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 में ए ऑप्शन 1912 करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद में क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के थे जो हाल ही में पेले में फुटबॉल में निधन हो गया, फुटबॉल पेले का निधन हो गया। तो कहाँ के थे? ब्राजील के। करेक्ट आंसर 56 में डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों
कि किस मंत्रालय ने हाल ही में खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया गया? जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, कोयला मंत्रालय। जो किस मंत्रालय ने हाल ही में, तो इसके अंदर कोयला मंत्रालय ने हाल ही में खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया था। तो 57 में करेक्ट आंसर कोयला मंत्रालय। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं में सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दोस्तों कि भारत में हाल ही में किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी गई थी? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, नेपाल जो है करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों कि हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, IISc बेंगलुरु करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर देख लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पर कंप्लीट रीट मॉडल पेपर 15 देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इसी वजह से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कि भारत सेना ने हाल ही में कहा कि पहली बार 3 डिप्रिटेंट हाउस डिवेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात करेक्ट इन द आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हाल ही में विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि हाल ही में विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, 30 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर 62 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि हाल ही में किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों कि किस देश में हाल ही में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि किस देश में हाल ही में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई थी? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर हाल ही में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई थी। तो करेक्ट इन द आंसर बांग्लादेश। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि ऋग्वेद में उल्लेखित सीता शब्द का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सीता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, हल रेखा करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि ऋग्वेदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि ऋग्वेदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र माने जाते थे। तो करेक्ट इन द आंसर इंद्र। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए 68 कि मैक्स मुलर के मतानुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि मैक्स मुलर के मतानुसार आर्यों का मूल निवास कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, मध्य एशिया जो है मैक्स मुलर के मतानुसार आर्यों का मूल निवास माना जाता है। तो 68 में करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों कि वैदिक काल में मुद्रा का मानक था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वैदिक काल में मुद्रा का मानक क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गाय। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि ऋग्वेद में उल्लेखित एकमात्र धान्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि ऋग्वेद में उल्लेखित एकमात्र धान्य क्या है? ऑप्शन है करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, यव करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 कि पूषण किसके देवता थे? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि पूषण किसके देवता थे? तो इसका करेक्ट इन द आंसर ए ऑप्शन शुद्ध करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि वैदिक कालीन आर्यों का नायक था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि वैदिक कालीन आर्यों का नायक कौन था? तो
तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इंद्र राइट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि ऋतस्य गोप किसे कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि ऋतस्य गोप किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वरुण। जी हाँ दोस्तों, वरुण करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 के बाद में क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों कि गायत्री मंत्र जो कि सविता देवता को समर्पित है का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऋग्वेद। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों कि वेदों में अगण्य किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वेदों में अगण्य किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, गाय को अगण्य के नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर 75 में ऑप्शन ए। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र मानकर नदीतम्मा कहकर पुकारा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती को नदीतम्मा नदी कहकर पुकारा जाता था। तो करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। करेक्ट इन द आंसर श्रेष्ठ। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, कि प्रमुख विशेषता क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि हड़प्पा सभ्यता किसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों, नगर नियोजन के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर इन द 78 में नगर नियोजन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 के बाद में 79 देख लेते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन स्थल जो है मोहनजोदड़ो का प्राचीन नाम माना जाता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा बनाने के लिए तांबा खेतड़ी की खानों राजस्थान से आता था, जबकि टिन मंगाया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देवता की उपासना हड़प्पावासी नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि किस देवता की उपासना हड़प्पावासी नहीं करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 81 में करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, विष्णु जो है राजस्थान में किस देवता की उपासना हड़प्पावासी नहीं करते थे। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर विष्णु राइट आंसर है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं कि हड़प्पा लिपि किस प्रकार की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि हड़प्पा लिपि किस प्रकार की थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, भाव चित्रात्मक जो है हड़प्पा लिपि करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 है कि दोस्तों कि किस मगध शासक ने अपने पिता को मारकर सिंहासन प्राप्त किया तथा उसे उसके पुत्र ने मारकर यही कार्य किया था। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अजात शत्रु जो है करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं दोस्तों कि 84 क्वेश्चन नंबर है कि जीवक नामक महावेद किसका राजवेद था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जीवक नामक महावेद किसका राजवेद था। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार का जो है राजवेद करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं दोस्तों कि नंद वंश के किस शासक ने महासत्रांतक की उपाधि धारण की तथा स्वयं को क्षत्रियों का परम शत्रु घोषित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 85 में करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, महापद्म नंद करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कि नंद वंश के शासकों को किस जाति का होने का कारण नापित कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि नंद वंश के शासकों को किस जाति का होने के कारण नापित कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 86 में करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन के अंदर है नायक करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों कि कालीबंगा किस राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कालीबंगा किस राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 87 में सी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया का व्यापार होता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि किस काल में किस स्थल मार्ग से एशिया व्यापार होता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, रेशम मार्ग करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों कि बोहरम देव का मंदिर
किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि बहरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, चिंदक नाग वंश के काल में करेक्ट आंसर माना जाता है। दोस्तों आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि दोस्तों की वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि वक्राकार ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, चनहुदड़ो से करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किस व्यक्ति ने नंद वंश का समूल नाश करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 के बाद में क्वेश्चन नंबर 92 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों कि महात्मा बुद्ध को गया में किस वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने किस स्थल से धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थम धर्मोपदेश प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, सारनाथ करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते ग्रंथ से लिया गया था। करेक्ट आंसर इन द आंसर बी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों, इससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण करवाया था? दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों, धर्मपाल ने निर्माण करवाया था। तो करेक्ट आंसर 95 में ऑप्शन ए। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कि यम तथा नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि यम तथा नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद के अंदर इसका संवाद उपनिषद में वर्णित है। तो करेक्ट आंसर 96 में बी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं कि चाणक्य कृत अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है ग्रंथ है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि चाणक्य कृत अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं कि चरक संहिता संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि चरक संहिता किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, काय चिकित्सा से करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 बताना कि दोस्तों किस महान वेद को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, सुश्रुत करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं कि शून्य का प्रथम प्रयोगकर्ता किस गणितज्ञ को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट को शून्य का प्रथम प्रयोगकर्ता गणितज्ञ माना जाता है। करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों कि विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे? तो इसका अंदर करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, उज्जैनी करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए कि भारतीय ज्योतिष में निम्नलिखित को यूनान की देन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि भारतीय ज्योतिष में निम्नलिखित में से यूनान की देन माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, जी हाँ दोस्तों, होरा शास्त्र करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक की विशाल सेना के बारे में सुनकर सिकंदर और उसकी सेना आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा सकी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, घनानंद करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम जारी की थी? तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, इंडो ग्रीक शासकों ने। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए दोस्तों कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गुप्त काल को। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। क्वेश्चन नंबर 106 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। करेक्ट आंसर है।
आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। क्वेश्चन नंबर 107 है कि फ्रांस में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि फ्रांस में औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स मिशेलेट करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं कि इंडिका का लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि इंडिका का लेखक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर ए सी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, मैगस्थनीज को इंडिका का लेखक माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इन द सी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर किस व्यक्ति ने शुंग वंश की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर किस व्यक्ति ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, पुष्यमित्र करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। पुष्यमित्र शुंग को अश्वमेध यज्ञों का संपादक किसके आचार्यवर्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, पतंजलि करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए दोस्तों कि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर 111 में बी ऑप्शन राइट आंसर है। 112 देखिए दोस्तों कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वैशेषिक दर्शन के प्रेता कौन है। तो इसका प्रणेता है दोस्तों कणाद करेक्ट आंसर। आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सांख्य दर्शन का पिता बी ऑप्शन कपिल को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तर्कशास्त्र पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, न्याय को दर्शन तर्कशास्त्र पर आधारित न्याय को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए कि शंकराचार्य ने शांकर भाष्य लिखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, बादरायण कृत ब्रह्म सूत्र करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए कि अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। जी हाँ दोस्तों, अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर 116 में ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए कि किस दार्शनिक संप्रदाय ने सृष्टि क्रम की विकासवादी व्याख्या की थी। किस दार्शनिक संप्रदाय ने सृष्टि क्रम की विकासवादी व्याख्या की थी। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, सांख्य दर्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए कि खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत किस दर्शन ने प्रतिपादित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118 में करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, चावाक दर्शक करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। क्वेश्चन नंबर 119 दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन शासकों में अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाने की परंपरा रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि किस शासकों ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाने की परंपरा रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, सातवाहन शासक करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए दोस्तों कि सातवाहन शासकों को पुराणों में क्या कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि सातवाहन शासकों को पुराणों में क्या कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, आंध्र भट्ट करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों कि किन शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि किन शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। जिसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, कुषाण शासकों के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए कि सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं किन उपशासकों ने जारी की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, गुप्त शासकों के द्वारा करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए कि बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, जहांगीर के काल में। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124 देखिए कि स्थापत्य कला में सर्वप्रथम किसने लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, अशोक के द्वारा करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए कि अशोक के स्तंभ किस खान के पत्थरों से निर्मित हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, चुनार से। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत से करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127 देखिए कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर
128 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है? टी एज करेक्ट आंसर। इसके अंदर देख लेते हैं ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129 के बाद में क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए दोस्तों कि विकास का अर्थ होता है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को ही विकास का अर्थ माना जाता है। तो करेक्ट आंसर 130 में डी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ये गलत है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर पूछा गया तो यही है, सत्य है। राइट आंसर 31 में बी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 131 के बाद में क्वेश्चन नंबर 132 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 132 है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 132 में करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रतिक्रिया निर्माण करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 133 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसके अंदर असत्य पूछा गया है, तो असत्य यही है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है या अवस्था है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, 7 से 12 वर्ष करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए कि निम्नलिखित कक्षाओं में से शिक्षण की खेल विधि आधारित है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए कि यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्य सापेक्षिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षाविद इस कथन का समर्थन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जॉन डीवी करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है कि अस्तित्ववादी शिक्षक द्वारा समर्थन प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा शाश्वत है, करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा शिक्षा को सामाजिक विकास की और आर्थिक उत्पादन का माध्यम मानती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, मार्क्सवादी करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139 की ओर चलते हैं कि सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार्य नहीं माना जाता? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन के अंदर दे रखा प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय होती है, तो 39 में 100 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चिंतन विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है? तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जैन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 141 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विषय वस्तु गांधी जी के विचारों के अनुरूप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आनुवंशिक इंजीनियरिंग करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142 की ओर चलते हैं कि शिक्षा में आरक्षण नीति के माध्यम से निम्नलिखित में से किस संवैधानिक मूल्य को समर्थन मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, समानता करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समेकित विकास होना चाहिए, इस संबंध में किसने प्रतिमान प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, विवेकानंद करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 144 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से दी गई सूचियों में से उपायों में संयोजन से सामाजिक साम्यता और शैक्षणिक अवसर की समानता सुनिश्चित होने की संभावना है। तो उसके अंदर अपने को बताना करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर डायरेक्ट दोस्तों मैं बता देता हूँ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145 की ओर चलते हैं। 145 में करेक्ट आंसर दोस्तों आपको देखना कि सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर दोस्तों डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145 के बाद में क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाटा को स्वीकार कर सकती हैं, डाटा प्रोसेसिंग करती हैं तथा
आउटपुट उत्पन्न करती हैं और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती हैं कहलाती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन कंप्यूटर करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147 देखिए। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन यह है, अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाते हैं। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148 देखिए कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो होते हैं। तो इसका अंदर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इनपुट या आउटपुट करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149 की ओर चलते हैं, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर कंप्यूटर के मुख्य भाग कुल होते हैं 6। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150, जो आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, एरिथ्रोसाइट करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने 150 कुल क्वेश्चन किए हैं, जो मॉडल पेपर रीट मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो के अंदर 150 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखना है, जिससे हमको पता चल सके आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।